नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्या गुरु और इस वीडियो में आपके लिए करंट अफेयर लेकर आ गए हैं जिसमें हम मार्च के पहले वीक में जो करंट अफेयर बना है उसकी चर्चा करेंगे। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे तो आप यहाँ स्क्रीन में देख सकते हैं। ऑलमोस्ट पहले वीक में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बना है सभी को यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे। जैसे इंपॉर्टेंट डेज हो गए, नेशन संबंधित, इंटरनेशनली, स्टेट से रिलेटेड, सारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ये सारे टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर हम कवर करेंगे। इसमें हम डिटेल के साथ साथ स्टैटिक जीके भी क्वेश्चन का जानते हुए चलेंगे, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत ना करनी पड़े, इंटरनेट में सर्च ना करना पड़े। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर हमने सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन क्वेश्चन से रिलेटेड इकट्ठी कर रखी है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है आपके लिए उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश और पूरा भारत आप जानते ही हैं एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए, कार्बन एमिशन कम करने के लिए काम कर रहा है। तो उत्तर प्रदेश ने भी पहले भी इसी प्रकार से कुछ कार्य करने की कोशिश की गई, लेकिन अभी रिसेंटली में उन्होंने इलेक्ट्रिकल व्हीकल के परचेज को बढ़ाने के लिए इन्होंने अनाउंस किया है कि हम जो भी टैक्स है, जो भी स्टेट का टैक्स है और जो रजिस्ट्रेशन फीस है उसमें छूट देने वाले हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको परचेज करें, उसके लिए ये एक प्रकार का स्टेप उठाया है। इससे क्या होगा? सिंपल सी बात है, इससे भारत अपने टारगेट तक आसानी से पहुंच सकेगा। कौन सा टारगेट? तो भारत दुनिया ने ही अलग अलग टारगेट रखे हुए हैं कि इस ईयर तक हम कार्बन एमिशन फ्री हो जाएंगे। इसी प्रकार से भारत ने भी कार्बन एमिशन फ्री होने का 2070 तक टारगेट रखा हुआ है। इसीलिए भारत अलग अलग ग्रीन एनर्जीज को प्रमोट कर रहा है और ये जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जो सिस्टम है ये भी पेट्रोल वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनके यूज़ को घटाएगा, जिससे कि कार्बन एमिशन कम होगा और हमारे वाहन भी एक जगह से दूसरी जगह चल पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश ने टैक्स हटाने की बात की है, साथ साथ रजिस्ट्रेशन फीस जो होती है इलेक्ट्रिकल व्हीकल को रजिस्टर करने की उसको भी एक्सेप्ट कर दिया है, उसको भी हटा लिया है। ध्यान रखेंगे। साथ साथ जो उत्तर प्रदेश है वो 15% सब्सिडी भी देता है। किस प्राइस पर? तो जो फैक्ट्री से निकलते समय जो भी वाहन का प्राइस होगा, जो भी व्हीकल का प्राइस होगा, उस पर 15% की छूट देता है। कौन? उत्तर प्रदेश। ठीक, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की काफ़ी बातें कर ली हैं। तो उत्तर प्रदेश के बारे में जाने तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ है, आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है और यहाँ का हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि प्रयागराज में इस समय पर अवेलेबल है। अगर बात करें इलेक्ट्रिकल व्हीकल की, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल क्या होता है? इलेक्ट्रिकल व्हीकल ऐसा व्हीकल जिसमें कार्बन एमिशन काफ़ी कम लेवल पर हो सके और इसका यूज़ हम इलेक्ट्रिक पावर का यूज़ करके हम इसका यूज़ कर पाते हैं। इससे हम पेट्रोल और डीजल वाले प्रोडक्ट को जो यूज़ करते हैं कारों या फिर किसी गाड़ी में, उसका यूज़ कम हो जाता है, जिससे कि एनवायरनमेंट को बेनिफिट मिलता है। ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपसे कभी पूछ ले। अगला क्वेश्चन मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान हैं। ऑलरेडी उन्होंने अनाउंस किया था कि हम अपने यहाँ पर लाडली बहना स्कीम को लॉन्च करने वाले हैं। अब ये लाडली बहना स्कीम को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, डेट अनाउंस कर दी गई है कि किस प्रकार से इसका बेनिफिट लोग वहाँ के उठा सकते हैं। मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने अपने यहाँ पर महिलाओं के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया है, लाडली बहना स्कीम। इसमें क्या है? तो इसमें महिलाओं को हर महीने 1000 रुपया उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट करने के लिए सरकार के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। इसके लिए महिलाओं को सिंपल सा एक एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है और सबमिट कर देना है, उससे उनको हर महीने 1000 रुपया मिलने लग जाएगा। ये स्कीम अगले 5 साल तक चलने वाली है। यहाँ पर बात की जाए तो 5 मार्च से इसको अनाउंस कर दिया गया कि भाई इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और 1000 रुपया हर महीने महिलाओं को फाइनेंशियल असिस्टेंट के लिए दिया जाएगा सरकार के द्वारा। शिवराज सिंह चौहान जो कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर, कहाँ के? मध्य प्रदेश के, उनके द्वारा ये अनाउंस किया गया। ठीक,
यहाँ पर ये जो स्कीम है, इसके अलावा भी बहुत सारी स्कीम चल रही हैं महिलाओं को मतलब असिस्टेंट करने के लिए, इकोनॉमिक असिस्टेंट करने के लिए, उनके घर के बजट को बेहतर करने के लिए। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 23 साल से लेकर 60 साल की जो महिलाएं हैं उन्हीं को बेनिफिट मिलेगा, और वो महिलाएं कोई भी इनकम टैक्स ना देती हों। अगर वो इनकम टैक्स देती होंगी तो उनको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। इसमें 15 मार्च से लेकर 30 अप्रैल तक एप्लीकेशन फॉर्म भर के सबमिट करना होगा महिलाओं को, और हर महीने बेनिफिट मिलने लग जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुंबई में आपने सुना होगा, अगर आप कभी गए हो महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में मुंबई में, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई में कभी आप गए हो, और या फिर कोई फिल्में वगैरह आपने देखी हो, तो वड़ा पाव का नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा आपने। रिसेंटली में वड़ा पाव, जो कि एक टेस्ट एटलस नाम का एक पब्लिकेशन है, उसके द्वारा एक लिस्ट जारी की गई कि दुनिया में सबसे बेहतरीन सैंडविच कौन से हैं। तो दुनिया में सबसे बेहतरीन सैंडविच की लिस्ट में भारत का वड़ा पाव, भारत के महाराष्ट्र के मुंबई का वड़ा पाव 13 नंबर पर आया है, 13वें रैंक पर आया है। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। तो पहली पोजीशन पर यहाँ पर टर्की का टोम्बिक सैंडविच है, और दूसरी पोजीशन पर पेरू का बोटीफारा सैंडविच है। साथ साथ अर्जेंटीना का जो सैंडविच है वो यहाँ तीसरी पोजीशन पर आया है, जिसका नाम डी लोमो है। ठीक, चलिए आगे बात करें। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे वड़ा पाव को, जो कि भारत के मुंबई का, भारत की आर्थिक कैपिटल है ये मुंबई, वहाँ का फेमस मतलब स्ट्रीट फूड आप कह सकते हैं वड़ा पाव। ठीक, चलिए वड़ा पाव की बात करें तो वड़ा पाव फेमस कब से हुआ था? तो 1960 और 70 के आसपास माना जाता है कि इसका दादर रेलवे स्टेशन के आसपास इसका काम स्टार्ट हुआ था। उसके बाद ये धीरे धीरे इतना ज़्यादा प्रचलन में आ गया कि और आज इसकी मुंबई के लिए पहचान बन चुकी है स्ट्रीट फूड के रूप में। अगला क्वेश्चन है मऊगंज। मऊगंज की बात करें तो ये मध्य प्रदेश का 53rd डिस्ट्रिक्ट बन के उभरा है। यहाँ पर बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश कोई भी इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं लगाता है। शिवराज सिंह चौहान जी, जो कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया कि रीवा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ का, उसको अब उससे ब्रेक करके मऊगंज को नया डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है, जो कि मध्य प्रदेश का 53वें नंबर का डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के साथ भी मऊगंज की बाउंड्री टच होती है। जो रीवा डिस्ट्रिक्ट है उसी से अलग करके मऊगंज को बनाया गया, ये शिवराज सिंह चौहान को आप देख पाएंगे। यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात कर ले तो मध्य प्रदेश सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है भारत का, राजस्थान के बाद एरिया वाइज इसका नंबर आता है। मध्य प्रदेश भारत के सभी स्टेट्स के कंपेयर में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट यहाँ पर पाया जाता है, अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग मैं बात बता रहा हूँ। यहाँ पर बात की जाए तो 25.14% एरिया जिसमें फॉरेस्ट कवर है। यहाँ पर बात करें गवर्नर की तो मंगू भाई सी पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर, भोपाल यहाँ की कैपिटल है। अगला क्वेश्चन कर्नाटका से रिलेटेड है। कर्नाटका ने संतोष ट्रॉफी अभी रिसेंटली में जीती है। वैसे आप कहेंगे अभी रिसेंटली में, आपने हमें कुछ महीने पहले आपने संतोष ट्रॉफी केरल को जिताता हुआ बताया था। बिल्कुल, कुछ महीने पहले मतलब 2022 में संतोष ट्रॉफी हुई। वो मतलब आपको पता होगा कोरोना की वजह से काफ़ी स्पोर्ट्स डिले चल रहे हैं, लेट चल रहे हैं। तो संतोष ट्रॉफी इससे पहले वाली केरल के द्वारा जीती गई, लेकिन अब जो ये 2023 में संतोष ट्रॉफी ऑर्गेनाइज कराई गई, इसे कर्नाटका ने जीत लिया मेघालय को हराकर। यहाँ पर 54 साल बाद कर्नाटका ने जीत दर्ज की है, 3-2 से हराया है। आपको बता दूं ये फुटबॉल का एक घरेलू टूर्नामेंट है भारत का, और संतोष ट्रॉफी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है आपसे, आपको पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बात करें मेघालय के लिए, पॉजिटिव पॉइंट ये था कि मेघालय पहली बार संतोष ट्रॉफी में फाइनल्स पर पहुंचा था। और इसको ऑर्गेनाइज कहाँ कराया गया? तो सऊदी अरेबिया में की कैपिटल रियाद में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। ठीक, चलिए आगे बात करें तो यहाँ पर आप कर्नाटका की टीम को एंजॉय करते हुए देख पाएंगे। अगर संतोष ट्रॉफी की बात करें तो 1941 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। कर्नाटका जो कि 5 बार इसको जीत चुका है, लेकिन 54 साल बाद अब 2023 में इन्होंने जीत दर्ज की। सबसे सक्सेसफुल टीम की बात करें तो 32
टाइटल के साथ वेस्ट बंगाल यहाँ पर सबसे सक्सेसफुल टीम है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल। आपको पता है मन की बात, आप मोदी जी रविवार को मन की बात करते हैं, उसमें अनाउंस किया था उन्होंने कि जो बच्चे हैं जो स्कूलिंग कर रहे हैं उनको पार्लियामेंट में क्या काम, कैसे काम होता है, क्या काम होता है, उनको सिखाने के लिए हम कुछ ऐसा स्टार्ट कर सकते हैं जिससे बच्चों का पार्टिसिपेशन पार्लियामेंट की एक्टिविटीज़ में बढ़ पाए। इसके लिए 2019 में स्टार्ट की गई पहली नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल, और अब ये चौथा संस्करण है जो कि 2023 में हम ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। इसमें अलग अलग लेवल से बच्चों को चूज़ किया जाता है और इनको चूज़ करने के बाद जो चुनिंदा बच्चे हैं उनको पार्लियामेंट का पूरा एक एनवायरनमेंट देकर उनसे डिबेट वगैरह कराई जाती है, और इससे उनको लर्निंग ये होती है कि उनको पता चल पाता है कि उनकी संसद में, उनके पार्लियामेंट में किस प्रकार से काम होता है और किस प्रकार से जो नेता और नेता प्रतिपक्ष होते हैं, नेता जो विपक्ष होते हैं, वो सब किस प्रकार से काम करते हैं, उनकी बात यहाँ पर उनके समझ में आती है, उनको एक लर्निंग प्रोसेस दी जाती है। और इस बार 4th एडिशन था जो कि 2 मार्च को ऑर्गेनाइज कराया गया। कहाँ? दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराया गया। इसकी थीम थी आइडियाज़ फॉर अ बेटर टुमारो, इंडिया फॉर द वर्ल्ड। याद रखिएगा, पूछा जाता है। ठीक, चलिए यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर ऑलमोस्ट मैंने इन्फॉर्मेशन फोटोज़ के माध्यम से लगाई हुई है। अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे 2019 से इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक, नेशनल यूथ फेस्टिवल के बारे में ऑलमोस्ट मैंने बता दिया, अलग अलग लेवल से बच्चों को चुनकर लाया जाता है। अगला क्वेश्चन, आरबीआई ने अमेजन इंडिया, आपको पता है अमेजन ग्लोबली बेहतरीन कंपनी है और अमेजन पे, जो अमेजन पे के नाम से इन्होंने भारत में बैंकिंग सेक्टर में काम कर रही है, मतलब बैंकिंग एक्टिविटीज़ कर रही है। तो अमेजन पे ने कुछ रूल्स फॉलो नहीं किए आरबीआई के। कौन से रूल्स? तो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के रूल्स और साथ साथ नो योर कस्टमर केवाईसी के रूल्स को इन्होंने फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से आरबीआई ने इनके ऊपर 3.06 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगा दी है। हो सकता है आपसे पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, नवी मुंबई में पहला, आपको पता है इस बार 2023 में पहला वुमेन प्रीमियर लीग ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। मेल्स की बात करें तो मेल के लिए आईपीएल होता है, वुमेन के लिए वुमेन्स प्रीमियर लीग होता है। आईपीएल 2008 से स्टार्ट किया गया था और 2023 से हम वुमेन प्रीमियर लीग ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। यहाँ पर नवी मुंबई में पहला मैच शुरू हुआ 4 मार्च को। अब 4 मार्च को हुआ तो हमें पता होना चाहिए कि पहला मैच किनके बीच में हुआ, क्योंकि आपसे पूछ लिया जाता है। तो पहला मैच मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स के बीच 4 मार्च को ऑर्गेनाइज कराया गया डीवाई पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। यहाँ पर जो नॉर्मल हमारा आईपीएल है, मेल का आईपीएल, उसमें 10 टीमें पार्टिसिपेट करती हैं, लेकिन अगर बात करें WPL की, वुमेन प्रीमियर लीग की, तो इसमें 5 टीमें ही पार्टिसिपेट करती हैं। कौन कौन सी टीमें हैं? तो मैं डायरेक्टली कैप्टन भी बताता हुआ चलता हूं, जिससे कि आपको उनके टीम भी याद हो जाएंगे और कैप्टन भी पता चल जाएंगे। अगर मुंबई इंडियंस की बात करें तो इनकी कैप्टन है हरमनप्रीत कौर। ध्यान रखिएगा, भारत की भी ये कैप्टन है, भारतीय इंटरनेशनल क्रिकेट टीम की भी कैप्टन है। और स्मृति मंदाना की बात करें तो आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की ये कैप्टन है। आगे बात करें तो आगे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की कैप्टन है मैग लेनिंग, इनको दिल्ली कैपिटल्स का कैप्टन बनाया गया है। और बेथ मोने जो कि कैप्टन है गुजरात जायंट्स की, ध्यान रखिएगा। और एलिसा हिले उत्तर प्रदेश वॉरियर की कैप्टन है। तो 5 टीमें हैं, कौन कौन सी? मुंबई इंडियंस, आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, दिल्ली कैपिटल्स, यूपी वॉरियर्स और गुजरात जायंट्स। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। इसका फाइनल इसी महीने 26 मार्च को ऑर्गेनाइज होगा मुंबई के ब्राबॉर्न स्टेडियम में। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, तो साउथ अफ्रीका के ग्रेग फॉल्टन, कौन? ग्रेग फॉल्टन, जिनको बनाया गया है क्या?
भारतीय हॉकी टीम का, मेंस हॉकी टीम का कोच। तो ध्यान रखिएगा, ये अब इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच बने हैं ग्रेग फुलटन। इन्होंने ग्राहम रीड की जगह ली है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। यहां पर बात की जाए तो ये जो ग्रेग फुलटन है, इनकी बात कर रहे हैं तो ये FIH कोच ऑफ द ईयर 2015 भी जीत चुके हैं। इनको बहुत लंबा एक्सपीरियंस है जो हॉकी है उसका, तो इसलिए इनको कैप्टन बनाया गया। कोच का भी और प्लेयर भी अपने ज़माने में रहे थे। ठीक, साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन, हेकानी जकालू। हेकानी जकालू पहली फीमेल MLA बनी है। नागालैंड में आपको पता होगा चुनाव हुआ, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय में अभी रिसेंटली में चुनाव हुआ, और तीनों में किसने परफॉर्मेंस अच्छा किया? तो आंसर होगा बीजेपी के गठबंधन ने परफॉर्मेंस अच्छा किया। तीनों जगहों पर 60-60 सीटें थीं विधानसभा में। नागालैंड से एक इंफॉर्मेशन ये निकल कर आई कि नागालैंड में पहली बार ऐसा हुआ कि हेकानी जकालू नाम की एक फीमेल है जो कि पहली बार विधानसभा में चुनी गई हैं। तो ध्यान रखिएगा, इनका नाम पूछा जा सकता है, किस पार्टी से बिलोंग करती हैं? तो नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से बिलोंग करती हैं और पहली MLA बनी है कहाँ? नागालैंड लेजिस्लेटिव असेंबली की। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं, यह है इनकी तस्वीर। अगला क्वेश्चन, हेल्थ मिनिस्ट्री। हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री ने कोरोना के समय पर बहुत बेहतरीन काम किया। इकोनॉमिक और जो हमारा हेल्थ से रिलेटेड पर्सपेक्ट है, इनको बैलेंस करके काम किया। इसके लिए इनको पोर्टर प्राइज़ 2023 का प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिएगा, पोर्टर प्राइज़ हमारी यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री को प्राप्त हुआ। कोविड-19 क्राइसिस में इन्होंने जो सक्सेसफुली काम किया उसकी वजह से। जो अवार्ड है इसको इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस US एशिया टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट सेंटर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रदान किया गया। इन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड कराया गया। ध्यान रखिएगा, इसकी थीम की बात करें तो इस कॉन्फ्रेंस की थीम थी द इंडियन इकोनॉमी 2023, इनोवेशन, कम्पिटिटिवनेस, सोशल प्रोग्रेस। इसमें जो भारत की जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा बेहतरीन काम किए गए हैं। मनसुख मंडाविया जी के द्वारा इस अवार्ड को रिसीव किया गया। कौन है ये? तो भारत के ये हेल्थ मिनिस्टर हैं। ध्यान रखिएगा। आगे बात करें तो पोर्टर प्राइज़ की बात करें तो अमेरिकन सिटीजन माइकल ई पोर्टर के नाम पर, जो कि एक इकोनॉमिस्ट, रिसर्चर, ऑथर, कंसल्टेंट, स्पीकर और टीचर थे, इनके नाम पर इस अवार्ड को दिया जाता है। और तो ये मार्केट को, जो मार्केट की ख़राब स्थिति के समय पर किस प्रकार से संभाल कर अपने देश या फिर अपनी आसपास के एनवायरनमेंट को बेहतर किया जाता है, उस अचीवमेंट के लिए पोर्टर प्राइज़ प्राप्त होता है, जो इस बार हमारी मिनिस्ट्री को प्राप्त हुआ, हेल्थ मिनिस्ट्री को। अगर बात करें, वियतनाम में प्रेसिडेंट नए चुने गए, नाम है उनका वो वान थुआंग। कौन? वो वांग थुआंग। ध्यान रखिएगा, इनको ये वियतनाम के नए प्रेसिडेंट चुने गए और ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम से बिलोंग करते हैं। किसकी जगह लेंगे? तो गुएन जुआन पुंग की जगह लेंगे। किसकी? गुएन जुआंग पुक की जगह लेने वाले हैं। यहाँ पर बात करें वियतनाम की तो साउथ ईस्ट एशिया का ये एक देश है और ये मेंबर है आसियान का। भारत इसका मेंबर नहीं है, लेकिन आसियान का मेंबर वियतनाम है। इसकी कैपिटल हनोई, करेंसी डोंग और प्रेसिडेंट तो वो वान थुआंग बन चुके हैं। यहाँ पर आप इनकी तस्वीर भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, लेफ्टिनेंट जनरल सुचिंद्र कुमार जी को वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया। अनाउंसमेंट पहले ही हो चुकी थी, अब इनका अपॉइंटमेंट हो चुका है 1 मार्च से। इन्होंने BS राजू जी की जगह ली है, जिनको शिफ्ट किया गया है कहाँ पर? साउथ वेस्ट का जो कमांड है इंडियन आर्मी की, वहाँ पर। ठीक, वहाँ के हेड के रूप में इनको अपॉइंट किया गया। तो MV सुचिंद्र कुमार जी को नया आर्मी का जो वाइस चीफ है वो बनाया गया है। ठीक, यहाँ पर बात करें हमारे चीफ ऑफ इंडियन सर्विसेज की, तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इस समय पर जनरल अनिल चौहान जी हैं। जनरल अनिल चौहान जी जो कि रिटायर्ड हैं और ये 2nd नंबर के हैं। आर्मी के इस समय पर चीफ कौन है? तो जनरल मनोज पांडे जी हैं, ये 29th नंबर के हैं। और नेवी के एडमिरल राधा कृष्णन हरि कुमार हैं, जो कि 25th नंबर के हैं। और एयरफोर्स के हेड है VR चौधरी जी, जो कि 27th नंबर के हैं। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन,
इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल 2023 का कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ? तो आंसर होगा उत्तराखंड के ऋषिकेश में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। इसका इनॉग्रेशन चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी, जो कि उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा किया गया। स्टेट में टूरिज्म को बेहतर करने के लिए इसे ऑर्गेनाइज कराया गया। एक इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल। उत्तराखंड की बात करें तो कैपिटल यहाँ की देहरादून विंटर की है, समर की गैरसैंण है। गवर्नर यहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं, चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी हैं। अगला क्वेश्चन, नाडा, आपको पता होगा भारत में डोपिंग को, स्पोर्ट्स में डोपिंग को रोकने के लिए कार्य करती है। एनसीईआरटी भारत में एजुकेशन से रिलेटेड रिसर्च और ट्रेनिंग का काम ये करती है। तो नेशनल काउंसिल मतलब एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, साथ साथ नाडा एंटी डोपिंग, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ये दोनों ने मिलकर एक एमओयू साइन किया है। इसमें स्पोर्ट्स में किस प्रकार से हम जो एथिक्स हैं उनको डाल सकते हैं, उसके ऊपर दोनों ने मिलकर काम करना है आगे। और आगे किस तरीके से स्पोर्ट्स भावना को या चीटिंग की जो प्रोसेस जो लोग करते हैं उनके अंदर किस प्रकार से अवेयरनेस डाली जाए, जो आने वाले बच्चे हैं वो स्पोर्ट्स में कोई चीटिंग की भावना ना करें, उसके लिए दोनों मिलकर काम करने वाले करेंगे। ठीक, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। यहाँ पर बात करें नाडा की, तो नाडा को 2005 में फॉर्म किया गया था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है और रितु सेन इस समय पर डायरेक्टर जनरल हैं। एनसीईआरटी की बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव है टू ब्रिंग क्वालिटी इन एजुकेशन, नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। डायरेक्टर ऋषिकेश सेनापति हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, जिशानु बरुआ, कौन? जिशानु बरुआ, जिनको सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है। आरके सिंह के अंतर्गत सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन आता है, उन्हीं के द्वारा ये अपॉइंटमेंट किया गया। तो आरके सिंह इस समय पर हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं पावर के। ध्यान रखिएगा, जो जिशानु बरुआ अब हमारे CERC के चेयरमैन बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन, नेशनल सेफ्टी डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो नेशनल सेफ्टी डे हम 4 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। क्यों? तो 4 मार्च को ही नेशनल सेफ्टी काउंसिल को 1966 में फॉर्म किया गया था, इसीलिए 4 मार्च को हम नेशनल सेफ्टी डे ऑब्जर्व करते हैं। इसका मेन थीम क्या है? तो इसका मेन थीम है कि हम अपने आसपास के जो लॉसेस हैं उनको किस प्रकार से, बिजनेसेस लॉसेस, इकोनॉमिक लॉसेस या कोई और दूसरे प्रकार के लॉसेस, किस प्रकार से हम उसको कम कर सकते हैं, उसके ऊपर ये काम, उसके ऊपर अवेयरनेस का ये काम, ये इस दिन पर काम होता है। यहाँ पर बात करें तो इसकी थीम आवर एम जीरो हार्म है। क्या? आवर एम जीरो हार्म। 1972 से इसे पहली बार ऑब्जर्व किया गया था। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो 3 मार्च को हम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। इसकी थीम पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2013 में अनाउंस किया गया, 2014 में पहली बार इसको ऑब्जर्व किया गया। ठीक, चलिए आगे बात करें तो वाइल्ड लाइफ देख लिया आपने। वर्ल्ड ओबेसिटी डे, मोटापा दिवस, वर्ल्ड ओबेसिटी डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो 4 मार्च को हम वर्ल्ड ओबेसिटी डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। मोटापा किस प्रकार से हमारे लिए हानिकारक है, उसकी अवेयरनेस फैलाने के लिए इसको ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी थीम की बात करें तो चेंजिंग व्यू, लेट्स टॉक अबाउट ओबेसिटी, चेंजिंग एटीट्यूड, लेट्स टॉक अबाउट ओबेसिटी इसकी थीम रखी गई है। बात कर लें कि कब से इसको पहली बार ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो 2015 से इसको पहली बार ऑब्जर्व किया जा रहा है। और भारत का टारगेट भी है और दुनिया का टारगेट है कि मोटापा कम हो सके। अगर दुनिया की बात करें तो दुनिया चाहती है कि 2035 तक हम मोटापे की जो कंडीशन है उसको काफ़ी बेहतर कर सके, इसीलिए इस पर काम किया जा रहा है। आगे बात करें तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।